हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पेपर क्लास 8 सोशल साइंस का, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है 22 तारीख को, उसकी आंसर की। और जो इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कि 24 को होना है, उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा था इंग्लिश का पेपर लगभग सेम पैटर्न पे ही रिपीट हुआ था। तो इस वीडियो में हम जितने भी MCQs हैं उनको देखेंगे, मैप वर्क को देखेंगे, और कुछ क्वेश्चंस जो शॉर्ट्स जल्दी से जल्दी करने लायक होंगे उनको देखेंगे, और बाकी आप एक बार पूरा पेपर अच्छे से देख लेना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जैसा कि आपको पता है 2.5 घंटे का पेपर है और 60 मार्क्स का है। तो फटाफट लाइक कर दो वीडियो को, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम MCQs या जो वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको देखेंगे। और आपको पता है 60 में से आपको सिर्फ चाहिए 20 मार्क्स पास होने के लिए। तो सबसे पहले तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 20 मार्क्स आप अच्छे से ले आओ, और 20 मार्क्स लाने के लिए आपको 15 मार्क्स के MCQs और लगभग आपके 5 मार्क्स का मैप वर्क है। तो ये दोनों बहुत आसान है, तो ये इसी से आप 20 मार्क्स ला सकते हो। और थ्योरी वाला थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो आसानी से आपके 30, 35, 40 प्लस मार्क्स भी इजीली आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित परिस्थिति में किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। तो यदि किसी राज्य का कोई नेता दूसरे राज्य के लोगों को अपने राज्य में काम करने से रोकता है, तो कौन सा मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसका सही आंसर है स्वतंत्रता का अधिकार। और अगर आपको याद हो, ये हमने जो सैम्पल पेपर किया था एग्जैक्ट उसी का क्वेश्चन आया है, सेम टू सेम क्वेश्चन, जो कि DOE की तरफ से सैम्पल पेपर रिलीज़ किया गया था और वो भी हमने पूरा सॉल्व किया था। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। तो ये जिनका अगली बार एग्ज़ाम है मंडे को, वो CBSE का जो DOE का जो सैम्पल पेपर सॉल्व किया है उसके क्वेश्चंस को अच्छे से देख लें। उसमें से हो सकता है कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाएं। तो ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था अगर आप देखोगे। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म निरपेक्षता से संबंधित नहीं है? तो राज्य अधिकृत रूप से किसी एक धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा देता है। तो राज्य कभी भी बढ़ावा नहीं देता है। तो यही उत्तर हो जाएगा हमारा, संबंधित नहीं है धर्मनिरपेक्षता से। धर्मनिरपेक्षता से संबंधित क्या है कि राज्य धर्म को बढ़ावा नहीं देगा, लोग अपने इच्छा अनुसार धार्मिक धर्म अपना सकते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन राज्य जो है वो अधिकृत रूप से कभी भी किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं देता है। उसके बाद तीसरा है कि निम्नलिखित के आधार पर बताइए कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी। PQRST। तो आपको पता है अगर कुल 543 सीट है तो सरकार बनाने के लिए इसका आधा यानी आपको 272 प्लस 1 273, 272 में भी बन जाएगा। 272 सीटें चाहिए, और 272 प्लस सीटें जिसकी भी होंगी वो सरकार बना लेगी। तो इसमें किसका है 272 प्लस? तो वो है R का। तो कौन सरकार बनाएगी? R। बहुत बार आपसे पूछा जा सकता है इसमें मुख्य विपक्षी दल कौन सा होगा। तो ये तो सरकार बनाएगी, और सरकार बनाने के बाद जो सबसे अधिक सीट जिसकी रहती है वो होता है आपका मुख्य विपक्षी दल। तो क्यों उसमें मुख्य विपक्षी दल की भूमिका निभाएगा। हो सकता है इवनिंग शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट है, कौन सा अपराध दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है? चोरी, दहेज, हत्या या जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद। तो ऑप्शन नंबर डी, जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, ये दीवानी अपराध शाखा के अंतर्गत आता है। दो तरह के अपराध शाखाएं होते हैं, एक होता है दीवानी, एक होता है फौजदारी। तो ये दीवानी यानी सिविल केसेस में ये आ जाता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन जनहित याचिका PIL के संबंध में सही नहीं है? 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका यानी PIL की व्यवस्था विकसित की थी। ये बिल्कुल सही है। जनहित याचिका लोगों को ज़्यादा लोगों तक न्याय पहुंचाने के लिए बनाई गई है। ये भी सही है। जनहित याचिका केवल जिला अदालतों में दायर की जाती है। तो ये गलत है। जनहित याचिकाएं ये PIL ये सुप्रीम कोर्ट तक में भी दायर की जा सकती हैं। तो इसका हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी जगह दायर की जा सकती है। तो सही नहीं है, ऑप्शन C हमारा आंसर हो जाएगा। और सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में दोपहर का भोजन की व्यवस्था जनहित याचिका द्वारा संभव है। बिल्कुल ये सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर C हमारा सही होगा। उसके बाद
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के माध्यम से अस्पृश्यता या छुआछूत का उन्मूलन किया गया? 17, 10, 27 या 7? तो ये भी सेम सैम्पल पेपर का एग्जैक्ट क्वेश्चन आया है। जो सैम्पल पेपर में 15 MCQ थे उसमें एक ये क्वेश्चन भी था। तो अगर देख रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सैम्पल पेपर। जो सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है उसको अच्छे से देख के चले जाओ, इस पेपर के सॉल्यूशन को अच्छे से देख के चले जाओ, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको उसमें से मिलेंगे। तो इसका सही आंसर हमने पहले भी किया था, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत करता है। उसके बाद है चावल की कृषि के लिए आवश्यक है। तो चावल की कृषि, अब ये भी क्वेश्चन लगभग सैम्पल पेपर में इससे रिलेटेड आया था कि चावल की कृषि कब होती है। तो चावल की कृषि आपको पता है ये होती है आपको जब बारिश का समय अधिक होता है, गर्मी का सीज़न अधिक होता है, तो नमी अधिक चाहिए, वर्षा अधिक चाहिए और तापमान उच्च चाहिए। तो इसका सी आंसर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए गेहूं की खेती के लिए क्या आवश्यक है, तो गेहूं कब बोई जाती है? तो वो सर्दियों के समय में, तो उस समय कम वर्षा की ज़रूरत होती है और मध्यम तापमान, जो बहुत कम तापमान की ज़रूरत होती है। तो कम वर्षा और मध्यम तापमान वो गेहूं के लिए आ जाएगा। फिर है सुमेलित युग्म का पहचान करना है। सुधा डेयरी क्या ये निजी क्षेत्र का उद्योग है? नहीं, ये एक सहकारी क्षेत्र है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, अमूल का फुल फॉर्म होता है ये, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। तो ये भी एक सहकारी क्षेत्र है, कोऑपरेटिव सेक्टर, ये भी गलत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड निजी क्षेत्र, बिल्कुल यही सही है। रिलायंस जो है वो प्राइवेट है। और मारुति उद्योग लिमिटेड ये भी प्राइवेट नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। फिर है किसी क्षेत्र की जनसंख्या संगठन क्या बताता है? कि क्षेत्र की जनसंख्या क्या बताता है कि क्षेत्र के पुरुष और स्त्रियां कितनी है और किस आयु वर्ग के हैं। तो बिल्कुल यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जनसंख्या जो है वहाँ पर रहने वाले पुरुष और स्त्रियों की संख्याओं और किस आयु वर्ग के हैं उसके बारे में पता चलता है। 10वां है उचित विकल्प की सहायता से आपको बताना है 1756 में अली वर्दी खान के मृत्यु के बाद किसको बंगाल का नवाब बना? तो इसका सही आंसर है सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने थे। फिर है 19वीं सदी में विलय नीति, ये भी उसी से रिलेटेड सैम्पल पेपर में आया था ये क्वेश्चन, विलय नीति से संबंधित। तो हमने पढ़ा था लॉर्ड डलहौजी लेके आए थे विलय नीति, और इसका सही आंसर है लॉर्ड डलहौजी। फिर 1857, ये भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर्स में हमने पढ़ा था कि 1857 के विरोध का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो बैरकपुर में मंगल पांडे ने किया था। इसका सही आंसर है मेरठ के बैरकपुर से हुआ था, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था उसको फांसी कहाँ दी गई थी। नेक्स्ट है 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ अभ्यास करने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि उन कारतूसों पे क्या था, गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था, और गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है, और सूअर जो है वो जो मुस्लिम धर्म है उनके लिए उसको छूना वर्जित है। तो इस वजह से दोनों, अधिकतर जो सिपाही थे हिंदू या मुस्लिम ही थे, तो इस वजह से दोनों ने इसका विरोध किया था। तो ये इसका सही आंसर है। उसके बाद है 19वीं सदी में प्राच्यवादी विचारधारा शिक्षा के भारतीय ज्ञान के समर्थक कौन थे? विलियम जोन्स, जेम्स मिल, बेंटिक मैकॉले या चार्ल्स वुड? तो इसका सही आंसर है विलियम जोन्स। बाकी सभी जो थे जैसे मैकॉले वो इंग्लिश के समर्थक थे, जेम्स मिल भी और चार्ल्स वुड भी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। फिर है 1878 में पारित आर्म्स एक्ट। 1878 में जो आर्म्स एक्ट पारित किया गया था उसमें क्या था? तो आर्म्स आपको पता है बंदूक से रिलेटेड, उसको हम कहते हैं हथियार से रिलेटेड होता है आर्म्स। तो आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर सकती है, ये नहीं है, ये तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के बारे में है। फिर है भारतीय द्वारा अपने हथियार रखने का अधिकार छीन लिया गया, बिल्कुल यही आंसर होगा। ठीक है, भारतीय न्यायाधीश ब्रिटिश व्यक्ति पर मुकदमा चला सकते थे, ये भी नहीं है, ये इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी में आया था। और भारतीयों को अपने पास हथियार रखने का अधिकार दिया गया, ये भी नहीं है, हथियार छीन लिया गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। तो ये 15 MCQs थे, और इससे रिलेटेड ही आपके एग्ज़ाम में भी आएंगे। सेम नहीं आएगा, इसी पैटर्न पे आएगा। तो आप सैम्पल पेपर को अच्छे से देख लो, जो सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन है उसमें से काफ़ी आते हैं।
फिर अगर देखें सरकार किस प्रकार सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है, मृदा के संरक्षण के कोई 2 उपाय बताने हैं, भूमि उपयोग क्या होता है और भूमि के कौन कौन से प्रकार हैं। फिर है बंगाल विभाजन का विरोध करने के लिए स्वदेशी आंदोलन में किन किन तरीकों का प्रयोग किया गया, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 भौगोलिक कारक और अथवा में दिया हुआ है सामाजिक और आर्थिक कारक का उल्लेख करना है। फिर ये क्वेश्चंस देख लो, इसको आप अच्छे से पढ़ लो, आंसर्स करने की कोशिश करो। हम ऑब्जेक्टिव वाले ज़्यादा करेंगे। भारत में न्यायपालिका को किस प्रकार स्वतंत्र रखा गया, क्या इसके लाभ हैं न्यायपालिका के, तो ये न्यायपालिका कार्यपालिका से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएगा। फिर है वुड्स डिस्पैच क्या होता है, भारत में ज्ञान और शिक्षा के विषय में विलियम जोन्स और कॉलबुक के विचार की व्याख्या करना है आपको। राष्ट्रीय सरकार का गठन कैसे होता है और संसद में प्रश्नकाल किसे कहते हैं। अब हो सकता है शून्यकाल आ जाए आपके एग्ज़ाम में। संसद को नियंत्रित और मार्गदर्शित करने में क्या भूमिका है। फिर उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक को उचित तर्क के साथ व्याख्या करना है। उसके बाद केस आधारित प्रश्न, ये भी बहुत आसान होता है। इस तरह का देखो, ये भी एग्जैक्ट सैम्पल पेपर का ही क्वेश्चन, इसी तरीके का सेम क्वेश्चन था, बस आंकड़े चेंज हो गए। तो हो सकता है आपके जो इवनिंग शिफ्ट वाले बच्चों का एग्ज़ाम है उनके पेपर में भी इसी तरह का क्वेश्चन आ जाए, बस थोड़े आंकड़े चेंज हो। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, 4 नंबर आप इसमें से आसानी से पा सकते हो। इसमें कहा गया है राजनीतिक दल दिए हैं गए, सदस्यों की संख्या दी है, ये अलग अलग पार्टी के बारे में दिया हुआ है और कुल जो योग है वो है 68। अब आपको पता है कुल 68 योग है, तो जो कुल सदस्यों की संख्या अगर 68 है तो आपको चुनाव जीतने के लिए इसका आधा चाहिए। तो 68 को जब 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 34। तो 34 + 1, तो 35 सीट जिसकी भी होगी वो सरकार बना लेगा। तो देखो 35 किसकी है, जन पार्टी की है, तो बिल्कुल जन पार्टी सरकार अकेले बना सकती है। तो उपरोक्त तालिका के अनुसार कौन सी पार्टी सत्ताधारी दल कहलाएगी, तो जो सरकार पार्टी बनाएगी तो जन पार्टी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहले का जन पार्टी सत्ताधारी दल कहलाएगी, तो इसका हो जाएगा जन पार्टी। फिर है कौन सी पार्टी प्रमुख विरोधी दल कहलाएगी, तो जिसका बहुमत से कम हो लेकिन सबसे अधिक हो वह कहलाती है प्रमुख विरोधी दल। तो इसमें ये तो सत्ताधारी दल हो गई, ये हो गई आपकी प्रमुख विरोधी दल। कौन सी, इंसाफ पार्टी, क्योंकि इसके बहुमत से कम है लेकिन सबसे अधिक उसके हैं, तो इंसाफ पार्टी हो जाएगा इसका आंसर दूसरे का। फिर है मुख्यमंत्री का चुनाव किस प्रकार होगा, तो जो भी सबसे अधिक सीट पाने वाली पार्टी, जैसे जन पार्टी इस केस में, तो ये अपने मुखिया का चुनाव करेगी और फिर राज्यपाल के पास जाकर अपना समर्थन पत्र दिया जाएगा और राज्यपाल फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ उसे दिलाता है। फिर ये आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा है कि चीनी बनाना किस प्रकार की आर्थिक क्रिया है। तो अगर आप देखो इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं के बारे में दिया हुआ है। तो प्राथमिक जो सीधा हम पौधों या प्राकृतिक संसाधन पर निर्भर होता है। द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, जो उनके प्रसंस्करण से इस्तेमाल होता है। तो चीनी हम किससे, गन्ने से बनाते हैं, तो उसका गन्ने के रस का प्रसंस्करण करके बनाते हैं, तो ये किस में आता है, द्वितीयक में आ जाएगा। किसका हो जाएगा, द्वितीयक का। फिर है पशुपालन, पशुपालन में हम सीधा प्राकृतिक संसाधन पशुओं पर निर्भर है, तो वो किसके में हो जाएगा, प्राथमिक आर्थिक क्रिया में। इस तरह का क्वेश्चन आपके में भी आएगा 100% इवनिंग शिफ्ट वालों में, अब ध्यान रखना। फिर है तृतीयक क्रियाएं किस प्रकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सहयोग प्रदान करती है। तो वो क्या करती हैं, अब से जो उनकी जैसे यातायात, व्यापार, बैंकिंग, विज्ञापन, ये सब दोनों को उसके जो प्राथमिक और द्वितीयक क्रियाएं हैं उनको सहयोग प्रदान करती हैं और उन पर निर्भर भी होती हैं बहुत सारी चीज़ें। फिर ये मानव अपने पर्यावरण के आसपास, तो मानव पर्यावरण में परिवर्तन क्यों है, तो क्यों करता है, तो वृद्धि करने के लिए और जीवन का अच्छे से निर्वहन करने के लिए। पर्यावरण का किस प्रकार उपयोग किया है, तो पर्यावरण का उपयोग किस प्रकार किया है, अपने आवश्यकता के अनुसार उपयोग किया है, ठीक है, और ऐसा उपयोग है उसकी आवश्यकताएं पूरी हो सकी और उसमें परिवर्तन किए और बहुत सारे सीख भी लिए। फसल उगाना, पशुपालन करना, इन सब के बारे में आप लिख सकते हो। फिर आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाने से क्या हुआ, तो आवश्यकता से जब अधिक अन्न उपजाया तो वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, व्यापार प्रारंभ हुआ और वाणिज्य का विकास हुआ, तो ये लिख सकते हो आप इसमें।
फिर है 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुगल साम्राज्य के सामने किस प्रकार के संकट थे। तो 17वीं शताब्दी के अंत में मुगल साम्राज्यों के सामने जो सबसे मुख्य संकट था वो मनसबदारी, ये जो सूबेदार और क्या नाम है मनसबदार थे, उनकी सबसे प्रमुख समस्या थी। तो मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। कठिन क्यों हो गया? क्योंकि ये अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन दोनों पर नियंत्रण रखते थे, तो उनके लिए इन पर नियंत्रण करना थोड़ा सा मुश्किल था। फिर है राजस्व की मात्रा में कमी क्यों आई। तो राजस्व की मात्रा में कमी इसीलिए आई क्योंकि जो मनसबदार थे उन्होंने अपना नियंत्रण प्रांतों पर बढ़ा लिया और राजधानी में पहुंचने वाली जो राजस्व की मात्रा है उसको कम कर दिया गया। तो ये था आपका। तो ये सब क्वेश्चंस देखो, ये बहुत इजी 4 नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आप आसानी से कर सकते हो पैसेज पढ़ के, और बहुत इजीली हो सकता है आपसे। फिर अब ये जो 5 नंबर का क्वेश्चन है मानचित्र आधारित प्रश्न, जिसमें आपको भारत के मानचित्र पर किन्हीं 5 स्थानों को उचित जगह दिखाना है। अहमदाबाद, जलियांवाला बाग, चंपारण, लखनऊ, दिल्ली, झांसी। तो अगर आप देखो अहमदाबाद कहाँ है, तो आप सबको पता है अहमदाबाद है गुजरात के अंदर, ठीक है। फिर है जलियांवाला बाग कहाँ है, तो ये आपको पता है पंजाब में है, पंजाब में। फिर है चंपारण, तो ये आपका बिहार में है। लखनऊ है आपका उत्तर प्रदेश में। दिल्ली तो आपको पता ही है देश की राजधानी है। झांसी कहाँ है, तो झांसी है आपका उत्तर प्रदेश में। ये भी हमने सैम्पल पेपर में पढ़ा था, झांसी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर के पास है। तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत इजी है। अभी हम देखते हैं उसको मैप पे कहाँ कहाँ है। फिर है अहमदाबाद किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये अभी हमने पढ़ा, उसका नाम है गुजरात। जलियांवाला बाग किस प्रदेश में है, तो ये हो गया पंजाब। और ये हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके अगले मैप में आ जाए, और सैम्पल पेपर में जो आपको दिया है उसको तो ज़रूर कर लेना है, हो सकता है उसमें से 1-2 क्वेश्चन ज़रूर आएगा आपके एग्ज़ाम में। फिर चंपारण किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका बिहार। फिर लखनऊ किस राज्य केंद्र शासित में है, तो इसका है उत्तर प्रदेश। 1857 का विद्रोह नेतृत्व दिल्ली में, ये भी क्वेश्चन सैम्पल पेपर का एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है कि दिल्ली में किसने किया था, तो ये किया था बहादुर शाह जफ़र ने। और उसके बाद इनको कहाँ भेज दिया गया था, तो रंगून के जेल में, तो बहादुर शाह जफ़र। और फिर 1857 का विद्रोह नेतृत्व झांसी में किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ये था इसका आंसर। अब हम मैप पे देख लेते हैं जो हमारे ये 5 है वो कहाँ कहाँ होंगे। तो सबसे पहला अगर देखो गुजरात, तो गुजरात कहाँ पर है, तो ये है आपका गुजरात। तो ये हो जाएगा आपका पहला जो है आपका ये फर्स्ट वाला है वो अहमदाबाद, ये जिसे हम अहमदाबाद कहेंगे वो इसके अंदर आ जाएगा। दूसरा आपका है, दूसरा क्या था इसमें, दूसरा है जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, पंजाब में। तो पंजाब जो है वो इस बॉर्डर के पास है। तो ये देखो ये है दिल्ली फिर हरियाणा और ये है आपका पंजाब। तो ये हो गया पंजाब। तो इसमें है आपका कौन सा, जलियांवाला बाग। फिर तीसरा क्वेश्चन जो हमने देखा, तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, तीसरा है चंपारण कहाँ है, तो बिहार में। तो बिहार जो है अगर आप देखो ये दिल्ली, ये छोटा वाला याद रखना, ये दिल्ली है, दिल्ली के बाद ये उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद है ये बिहार। तो इसमें हो जाएगा आपका तीसरा नंबर यानी कि चंपारण। फिर चौथा अगर आप देखो, चौथा है लखनऊ हमने कहा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। तो ये आपका उत्तर प्रदेश, ये है यहाँ पे लखनऊ। और यहाँ पे ही झांसी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है, ये हो गया आपका झांसी। और दिल्ली जो कि अभी हमने देखा ही है, दिल्ली कहाँ है, ये जो छोटा सा है ये है आपका दिल्ली। तो इस तरीके से एक बार मैप के सभी राज्य आप ज़रूर देख के आ जाओ, ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगा। राज्यों के नाम से रिलेटेड अगर पता है तो आप आसानी से उसे लोकेट कर सकते हो। खासकर जो उत्तर पूर्व के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, उनमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है, तो उनको ज़रूर एक बार अच्छे से मैप देख लो, ठीक है। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, जैसे इसमें कौन सा कर्नाटक है, कौन सा केरल है, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश कहाँ है, उड़ीसा कहाँ है,
ये सब आप अच्छे से कर लो और इसमें से इजीली आपके 5 नंबर मैप में आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये था आपका मॉर्निंग का सैम्पल पेपर, और इवनिंग का जब भी आएगा तो भी उसके आंसर की हम आपके लिए अपलोड कर देंगे। इससे आप अच्छे से तैयारी कर लो, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं देख के। एंड ऑल द बेस्ट सभी को, इवनिंग शिफ्ट के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। और जब ये आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो इसके बाद आपका जब साइंस का एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए भी और हम वीडियोस जल्दी ही लेके आएंगे, सैम्पल पेपर भी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस भी, तो उसको ज़रूर देखना। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।